दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 21 जून 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। कल से साप्ताहिक भी प्रारंभ कर दिया है। प्लेलिस्ट जून वाली में आप वो वीडियो देख सकते हैं अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं टेलीग्राम ग्रुप्स के, उसमें भी आप वीडियोस देख सकते हैं। और किसी भी पेड कोर्स से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज के दिन 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है 2015 से। ध्यान रखिएगा कब से, 2015 में पहली बार मनाया गया था। 69वां सत्र जो था संयुक्त राष्ट्र की महासभा का, संयुक्त राष्ट्र महासभा जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है 6 अंगों में से, वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आह्वान किया गया था कि एक विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, योग के महत्व को बताते हुए। और अंततः संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव रखा गया जिसको स्वीकार भी कर लिया गया बहुमत के द्वारा। और 21 जून को ये तय किया गया कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो एक बड़ी जीत थी, एक बड़े गर्व का विषय था, क्योंकि योग अगर देखा जाए इसकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को पूरे विश्व भर के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। यहाँ के दर्शन में से एक दर्शन आता है योग दर्शन, जिसके कि प्रतिपादक पतंजलि ऋषि थे, महर्षि पतंजलि थे। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को पूरे विश्व भर के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य पर योग के महत्व और प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना है। वर्ष 2014 में 11 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के द्वारा हर वर्ष 21 जून को योग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस या विश्व योग दिवस के रूप में पूरे विश्व भर में योग दिवस को मनाने के लिए घोषित किया गया था और 2015 से ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए अपने वक्तव्य में यह प्रस्ताव रखा था। बाद में 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने को प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम जो है वो क्या है? स्वास्थ्य के लिए योग। ध्यान रखिएगा, योगा फॉर वेल बीइंग, स्वास्थ्य के लिए योग इस बार की थीम है। डीप ओशन मिशन, अब भारत भी उन 5 देशों के बाद 6ठा देश हो गया है जो समुद्र की गहराइयों में जाकर के एक डीप ओशन मिशन शुरू कर रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर अध्ययन करने और तापीय ऊर्जा के स्रोत का पता लगाने के लिए एक अपतटीय समुद्री स्टेशन स्थापित करने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन संसाधनों के लिए गहरे महासागर की खोज करेगा और समुद्र के संसाधनों के सतत उपयोग के लिए गहरे समुद्र में प्रौद्योगिकियों के विकास में मदद करेगा। 5 वर्ष की अवधि में 4077 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट में यह मिशन पूरा किया जाएगा। पहला चरण इसका 2021 से 2024 के दौरान लागू किया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस मिशन को लागू करने वाला नोडल मंत्रालय होगा और ऐसी तकनीक और विशेषज्ञता वर्तमान में 5 देशों रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान और चीन के पास ही उपलब्ध है। भारत ऐसा करने वाला 6ठा देश बन जाएगा। ठीक है। हालांकि डीप ओशन मिशन का मसौदा 2018 में ही ये तैयार कर लिया गया था। इसका ब्लूप्रिंट का अनावरण कर दिया गया था और इससे पहले भी जब ब्लूप्रिंट तैयार किया 2018 में अनावरण किया, उसके पहले भी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी का भी मसौदा प्रस्तुत किया था। ये ब्लू इकोनॉमी होती क्या है दोस्तों? ब्लू इकोनॉमी से सीधा संबंध होता है समुद्र के संसाधनों से संबंधित जो अर्थव्यवस्था है और इसका आशय आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका, रोजगार सृजन और महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र के बेहतर स्वास्थ्य के लिए समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग से है। भारत ने ब्लू इकोनॉमी के लिए अन्य बहुत सारी पहलें भी शुरू की हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कभी भी प्रीलिम्स या मुख्य परीक्षा में ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि सतत विकास के लिए ब्लू इकोनॉमी पर भारत ने नॉर्वे के साथ एक टास्क फोर्स गठित किया है। तो ये आ सकता है किसके साथ? नॉर्वे के साथ एक टास्क फोर्स गठित किया है। कब? 2020 में। दोनों देशों के बीच संयुक्त पहल को विकसित करने और उनका
पालन करने के लिए समुद्र में 2020 में दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से एक टास्क फोर्स गठित किया गया। सागर माला परियोजना बहुत चर्चित रही है। इसमें बंदरगाहों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और उसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा व्यापक स्तर पर। इसके अलावा ओ स्मार्ट योजना भी भारत सरकार ने शुरू की। ये एक अम्ब्रेला योजना शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्री संसाधनों का विनियमित उपयोग करना है। इसके अलावा एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन ये भी एक पहल है। इसमें तटीय और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और तटीय जो समुदाय जो वहाँ पर रहते हैं उनके लिए आजीविका के जो अवसर हैं उनमें सुधार की करना जो है शामिल है। और राष्ट्रीय मत्स्य नीति ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में ब्लू ग्रोथ इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय मत्स्य नीति तैयार की गई है जो समुद्री और अन्य जलीय संसाधनों के साथ मत्स्य संपदा के सतत उपयोग पर केंद्रित है। तो ये सभी पहले हैं जो समुद्र के क्षेत्र में, समुद्री संसाधन के क्षेत्र में जो सतत विकास एजेंडा है, जो लक्ष्य है, सतत विकास लक्ष्य नंबर 14वां जो समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग की बात करता है, उसी के अनुरूप बनाई गई योजनाएं हैं, बनाई गई पहले हैं। नाटो नेताओं ने चीन को घोषित किया सतत वैश्विक सुरक्षा चुनौती। चाइना जिस तरीके से जैविक हथियार और विशेषकर परमाणु जखीरे में अपनी वृद्धि कर रहा है, ये पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। इसके साथ ही चिंता का विषय इसलिए भी है कि रसिया जो कि उसके जैसा ही विचारधारा रखने वाला देश है, दोनों के बीच सैन्य साझेदारी उसमें बढ़ावा हो रहा है दिन प्रतिदिन। तो इसलिए भी नाटो नेताओं ने मिलकर के चाइना को वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया है। हाल ही में बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। नाटो के महासचिव जेन स्टोल्टेनबर्ग ने यह समझाया कि अंतर्राष्ट्रीय निकाय ने इस बात पर अपनी चिंता प्रकट की है क्योंकि चीन तेज़ी से अपने परमाणु शस्त्रागार पर उसका विस्तार कर रहा है जिसमें अधिक हथियार और बड़ी संख्या में परिष्कृत वितरण प्रणाली है। यह चिंता रूस के साथ उसके सैन्य सहयोग को लेकर भी और ज़्यादा बढ़ जाती है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है क्या? तो यह एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। वाशिंगटन संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। जब शीत युद्ध चल रहा था उस समय इसकी स्थापना की गई थी, जो पूर्वी यूरोपीय देश हैं उनके द्वारा मिल करके। इस संधि पर 4 अप्रैल 1949 को हस्ताक्षर किए गए थे। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। एलाइड कमांड ऑपरेशन मुख्यालय इसका मॉन्स में है, बेल्जियम में। शुरुआत में नाटो गठबंधन में 12 राष्ट्र शामिल थे। बाद में इसके सदस्यों की संख्या बढ़कर अभी वर्तमान में 30 हो चुकी है और इसमें अंतिम जो देश है शामिल होने वाला, जो 27 मार्च 2020 को शामिल किया गया था, उत्तरी मकदूनिया था। आज के करंट अफेयर्स में ज़्यादा कुछ था नहीं, इतनी खबरें थी। हम उन्हीं खबरों को रखते हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो, बाकी खबरों को हम निष्कासित कर देते हैं। खबरें तो बहुत सारी रहती हैं लेकिन जो आपके लिए ज़रूरी है वही हम रखते हैं इसमें। विश्व आर्थिक मंच, आइए कुछ एक संगठन के बारे में जानते हैं प्रत्येक वीडियो में। तो विश्व आर्थिक मंच के बारे में देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक स्विस गैर लाभकारी संस्थान है, NGO है। इसकी स्थापना वर्ष 1971 में जेनेवा में हुई थी, स्विट्जरलैंड में। स्विस सरकार द्वारा इसे सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है। WEF वैश्विक क्षेत्रीय और उद्योग जगत की परियोजनाओं को आकार देने के लिए व्यापार, राजनीतिक, शिक्षा और क्षेत्र और समाज के अन्य प्रतिनिधियों को शामिल करके विश्व की स्थिति में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। WEF द्वारा प्रमुख जो रिपोर्ट प्रकाशित होती हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट। WEF द्वारा इनसीड और कार्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। इसके अलावा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट, ये प्रमुख रिपोर्ट हैं जो WEF के द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।